हेलो भाइयों। हेलो दोस्तों। तो मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा चौथा क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। तो आप लोग को ये चैप्टर को अच्छा से समझना है। तो आप लोग को पहले मेरा पहले वाला वीडियो जाके देखना पड़ेगा, जो कि 3 क्लास लिया हुआ है। तो कैसे कैसे वो होता है, कैसे नहीं होता, उसमें पूरा अच्छा से डिटेल से हम पढ़ाए हैं। तो अभी ये चौथा क्लास है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे इससे पिछले क्लास में मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाए थे। तो उसके बाद का जो राजा आता है, जो शासक आता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। तो उसी के बारे में इसमें पूरा फुल डिटेल है। और उसके साथ ही एक आराम शाह भी है, और एक बहुत ही स्मार्ट राजा इल्तुतमिश है। तो उसके बारे में भी इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ाए, मतलब 3 राजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके ना। तो इसमें हम पूरा इसको अच्छा से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए कोऑपरेट करते हुए चलिए। और एक ये चीज़ कि ये मेरा मोबाइल थोड़ा सा पुराना वाला है, तो फुल एचडी में नहीं कर सकते हैं। तो जो भी है उसी में मैनेज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ अच्छा ही दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए अब पढ़ाते हैं। ओके ना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना किया था, कैसे कैसे किया था उस चीज़ को। और देखिए इससे ये है मेरा सैम्बुल है ये। ओके ना। और अगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर मेरा आप लोग को टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा अवश्य। ओके ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए मैप, थोड़ा सा समझ लीजिए। इस चैप्टर को समझने से पहले आप लोग को मैप समझना ज़रूरी है। एक मैप ड्रॉ किए हैं हम, ताकि आप लोग का समझ थोड़ा अच्छा हो इस पर। तो देखिए भारत का मैप ड्रॉ किए हैं हम, पेन से किए हैं। तो जो बोले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो लाहौर का शासक, लाहौर में अपना राजधानी बनाया था। और जितने भी शेष क्षेत्र थे उसमें कंट्रोल करने का कोशिश किया था। और यहाँ क्यों बनाया था राजनीतिक दृष्टिकोण से, इसको भी मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना। और इसी दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हो गया, तो उसमें पहला कोई शासक था जो दिल्ली को राजधानी बनाया, वो था इल्तुतमिश। ओके ना। और यहाँ पे बदायूं इसलिए दिखाएं कि दिल्ली सल्तनत में वो राजा बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। और उसको कौन बनाया था गवर्नर? वही ऐबक बनाए थे। ओके ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था आराम शाह, तो उसको वहाँ का अमीर लोग लाहौर का सुल्तान घोषित कर देता है। तो जिसके चलते आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच मध्य लड़ाई होता है, और जिसमें कि इल्तुतमिश को जीत मिलती है और आराम शाह हार जाता है। फिर इल्तुतमिश उसको मार डालता है। तो इस तरह से ये काम हुआ था यहाँ पे। तो ये समझ गए आप लोग। ये गजनी क्षेत्र से आया था। कौन आया था? मोहम्मद बिन मोहम्मद गौरी आया था। आई एम सॉरी, मोहम्मद गौरी आया था गजनी क्षेत्र से। ओके ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और एक ये चीज़ देखिए, डायग्राम बनाए हैं। तो किस तरह से दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ उस चीज़ को हम दिखाने का कोशिश किए थे। दिल्ली सल्तनत का स्थापना से पहले राजपूत वंश था, जिसका कि राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। तो उसको हराते हुए जब ये हार गया पृथ्वीराज चौहान, किससे हारा था? मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी से हारा था। कब हारा था? तराइन का दूसरा युद्ध में हारा था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और जब हरा दिया मोहम्मद गौरी जब हरा देता है, तो पृथ्वीराज को वो मार डालता है। और इस तरह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करने का एक मार्ग प्रशस्त कर देता है। लेकिन वो स्थापना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मृत्यु हो जाता है। क्यों? क्योंकि खोखर जनजाति वाले लोग उसका मार डालता है उसको। इस तरह से वो नहीं कर पाता है। तो उसी का जो सेनापति रहता है, कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक फिर गुलाम वंश का स्थापना करता है। फिर आगे देखते हैं। तो जब गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है, वही समय से दिल्ली सल्तनत का काउंट होने लग जाता है, जो कि कब से कब था? 1206 से लेके 1526 तक। समझ में आ रहा है? मतलब 320 सालों का ये दिल्ली सल्तनत का खेला चला था, यहाँ पे स्थापित हुआ था। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहता, ये दुनिया में इस चीज़ रूल है, ऐसा हर कोई बोला जाता है। तो दिल्ली सल्तनत
को भी हटाया। कौन हटाया? मुग़ल वंश हटाया। मुग़ल वंश का जब बाबर आया और आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश जो था वो लोदी वंश, तो इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ टक्कर होता है बाबर का और इब्राहिम लोदी का। और बाबर जो है काफ़ी निपुण राजा था और बहुत ही योग्य राजा था, बहुत ताकतवर था। इब्राहिम लोदी भी कुशल सेनापति था, लेकिन बाबर हावी होता है और पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, उसको मार डालता है। तो इब्राहिम लोदी पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही वीरगति को प्राप्त हुआ। तो एक तरह का पहला है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्वेश्चन आता भी है कि दिल्ली सल्तनत का कौन राजा था जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। लेकिन वो बहुत योग्य सेनापति भी था, कुशल प्रशासक भी था और वीर तो था ही, तभी ना लड़ते लड़ते उसका मृत्यु हो जाता है। पीछे नहीं हटेंगे वाला हिसाब था उसका। तो देखिए, हम आप लोगों को ये राजा महाराजा का कहानी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग को किसी भी तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हत्या वत्या सब ये सब कहानी इस पे, लेकिन हम लोग को हमेशा रूल्स में रहना है, एक अच्छे नागरिक बनना है। और ये सब हम लोग सिर्फ देश का आगे ले जाने के लिए हम लोग ये सब को पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो इतिहास से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, देश को कैसे चलाना है, अपने आप को कैसे रखना है, समाज को कैसे रखना है। तो वही चीज़ का शिक्षा मिलता है। तो इससे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए और क्या कमियां उसको एलिमिनेट करना चाहिए और अच्छा चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम ये बोलना चाहते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ना भाई लोग। चलिए, गुलाम वंश तो 1206 से 1290 तक चला था गुलाम वंश, है ना। तो टोटल कितना? 84 साल चला था, 84 साल। तो 84 ईयर भी बोल सकते हैं। और इसमें टोटल कितने थे? 11 शासक थे, 11 शासक। तो इस तरह से ये वंश चला था। लेकिन इसमें से कोई कोई जो इम्पोर्टेंट राजा है जिससे कि क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो सबको हम इस पे बहुत अच्छा से बताएं हाईलाइट करके। और जिसे नहीं आता उस सबका नाम भी हम बता देंगे बढ़िया से, ओके ना। जिसे लेकिन आता है उसको तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए, ये चैप्टर तुमको पूरी तरह से याद है, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा सा भी बोलने में मिस्टेक हो जाता है तो वीडियो को पॉज करिएगा और अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ओके ना। जो लिखे वही पढ़ रहे हैं, नहीं जो लिखे वही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और ये कब से कब तक राज करता है? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक राज करता है। 4 साल ही। लेकिन इतना कम क्यों करता है? क्योंकि इसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। चौगान का खेल खेल रहा था जिससे कि घोड़ा से गिर गया। एक तरह का आधुनिक पोलो जो गेम होता है ना, घोड़ा में चढ़ के, एक तरह का हॉकी, तो वही टाइप का वो गेम खेल रहा था जिसके चलते उसका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से कंप्लीट मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने में जो कि प्रॉपर फुलफिल हो, ये भी असमर्थ होता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका फुलफिल कौन करता है? इसके बाद का जो शासक आएगा वो भी जो पावरफुल होगा, जो ज़्यादा लंबा टाइम काम करेगा, वही न कर पाएगा। तो वो कौन था? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इसीलिए उसको हम बोले थे कि वो स्मार्ट राजा है, समझे ना, बुद्धिमान राजा है, क्योंकि उसका भाग्य भी साथ दिया था, लंबा दिन तक वो जिया था। तो आगे देखते हैं, अब बढ़िया से डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मुइदीन मोहम्मद गोरी, देखिए इसका एक और नाम है, इसको हम लिखे हैं क्या? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, या आप देख दीजिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी बोल सकते हैं या मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑप्शन में दोनों भी आ सकता है, शहाबुद्दीन भी आ सकता है, मुइजुद्दीन भी आ सकता है। और सिंपली तो सब कोई मोहम्मद गोरी ही बोलता है, सिंपली इसको मोहम्मद गोरी ही बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, तभी ना उसको अपना राज्य दे के वो गजनी प्रदेश चला जाता था, उसका विश्वास में, उसका भरोसे में, तब ना सबसे योग्य और विश्वसनीय था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास या गुलाम वंश की स्थापना की या नींव डाली थी। कौन सा वंश का? दास या गुलाम वंश का।
नींव डाली थी। अब आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी का दास कौन था। देखिए यहाँ पे दास का सिलसिला चला था, कितना, 3 राजा के बीच में। कौन कौन थे देखिए, मोहम्मद गोरी का दास कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का दास कौन था, बलबन था। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे का नोट क्या है, गुलाम वंश के कुल 11 शासकों में केवल 3 ही, कौन कौन 3 थे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि कुतबी वंश का था, और इल्तुतमिश जो कि शमसी वंश का था, और बलबन जो कि बलबनी वंश का था। वही लोग बस दास थे। और जब ये लोग सत्ता प्राप्त कर लेता है तो उन लोगों को गुलामी से मुक्त भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको पूरी तरह से गुलाम वंश भी नहीं कहा जाता है। सिर्फ 3 ही राजा लोग गुलाम थे या दास थे। ओके ना, इस तरह का बात है। ये मैप तो आप लोग समझ गए थे। ओके ना, हम आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। जनजाति का था क्या, तुर्क जनजाति का था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। देखिए इसको अच्छा से देखिए, ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता, है ना। और जहाँ जहाँ पर पॉइंट कर दे रहे ना भाई लोग, उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहाँ का, तुर्किस्तान का रहने वाला था। बचपन में ही उसको दास के रूप में नैसपुर बाजार, कौन सा देखिए, नैसपुर बाजार, ध्यान से देखिए इसको, नैसपुर बाजार, कौन सा, नैसपुर बाजार लाया गया था। वहाँ उसे क्या होता है, वहाँ उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने खरीदा। एक काजी है, काजी उसका लंबा नाम है, क्या है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने उसको खरीद लिया। अब खरीद लिया तो क्या किया, काजी था थोड़ा सा होशियार और तेज, वो क्या करता है, उसको ना काजी ना उसको धनुर्विद्या भी सिखा देता है और घुड़सवारी भी सिखा देता है। बात को समझ रहे हैं। इस तरह से उसको शिक्षा दिया, मतलब उसको एक्सपर्ट बना रहा था। उसको भी वो बेचना चाह रहा था किसी को, अगर कोई खरीदता तो अच्छा दाम में। तो इसी तरह से उसको ट्रेन करने लगा धनुर्विद्या और घुड़सवारी में। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आगे देखिए ऐसे बोलेंगे, इसे हटा लेंगे तो पोज करके आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इधर पढ़ाएंगे तो इधर हटा लेंगे, तो इधर पोज करके पढ़ लीजिएगा, ईजिली पढ़ लीजिए, कोई झंझट का बात नहीं है। देखिए, और उसको कुरान पढ़ना भी सिखाया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन, काजी साहब पढ़ना सिखाया उसको, तो जिसके कारण उसको कुरान खावा भी बोलते हैं। क्या, कुरान खावा भी कहते हैं। और इसका ब्रैकेट में लिख दिए हैं, कुरान पढ़ने वाला को ऐसा बोलते हैं, क्या, कुरान खावा। तो किसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, बाद में काजी उसे नैसपुर से गजनी ले जाता। देखिए नैसपुर में खरीदा था वहाँ का बाजार से, उसको गजनी ले जाता है और उसको बेच दिया। उसको क्या कर देता है, बेच देता है। किसको बेचता है, मोहम्मद गोरी राजा को, मोहम्मद गोरी राजा को बेच देता है। इस तरह से वो दास की तरह यहाँ से वहाँ स्थानांतरित होते रहा, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र होते रहा। कौन होते रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके ना। अब आगे देखते हैं, गोरी उसकी योग्यता को देखते, उसका योग्यता, उसमें बहुत कौशल था, बहुत गुण था, इतना ट्रेनिंग दिया था, धनुर्विद्या, घुड़सवारी, कुरान पढ़ने सिखाया था। तो उसका योग्यता को देखते हुए गोरी ने उसको क्या क्या पोस्ट दिया, एक अधिकारी का पोस्ट दिया, कि ऑफिसर बनाया। क्या नाम था ऑफिसर पोस्ट का, अमीर आखुर। क्या, अमीर आखुर बनाया। उसमें उसको प्रोन्नत कर देता है, पदोन्नति कर देता है। ओके ना। अब देखते हैं 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने, थोड़ा सा रुक जाइए, लोग नहीं मारे हैं, हाँ। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के साथ दिया था। जब 1205 ईस्वी में खोखरों के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हो रहा था, तो इसमें ऐबक बहुत अच्छा से लड़ाई लड़ा और उसमें उसको जीत दिलाने में इसका अहम भूमिका था। तो इस तरह से वो मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र बन गया। क्या बन गया, विश्वास पात्र बन गया। ओके ना। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के अपने साम्राज्य गजनी चला गया। कहाँ, गजनी चला गया, गजनी चल जाता। जब भी वो जीतता था उसका तो गजनी चला जाता, उसको गजनी में ही अच्छा लगता था। यहाँ का क्षेत्र अपना योग्य सेनापति छोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक के जिम्मे छोड़ के चला जाता था।
अब देखते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गोरी मर गया था, कब मरा था? 1206 ईस्वी में, जब वो 1205 ईस्वी में आया था जीतते हुए खोखरोलों को, जो कि भारत और अफगानिस्तान का सीमा प्रांत में जनजाति था। इसको हम बहुत बढ़िया से पढ़ा है मोहम्मद गोरी का चैप्टर में। तो आया था जीतते हुए, लेकिन 1206 ईस्वी में जब वापस जा रहा था, खोखर जनजाति लोग उसका वेट कर रहा था और उसको अटैक कर देता और उसको मोहम्मद गोरी का पूरा काम तमाम कर देता, मोहम्मद गोरी का खेला ख़त्म कर देता। तो इस तरह से उसका मृत्यु होने के बाद अब क्या करेगा? उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, अब वो अपना साम्राज्य, अपना वंश स्थापित करता है और वही होता भी है। तो देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कौन? लाहौर को अपना राजधानी। लाहौर का देखे थे ना पोजीशन क्या था मैप में? यहाँ पे देखिए, लाहौर यहाँ पे बनाता है, ताकि वो सोचता था कि इधर से जो भी आक्रांता लोग आएगा, जो भी हमलावर आएगा, तो हम उसको बहुत ईजिली कंट्रोल कर लेंगे और भारत में आने नहीं देंगे। इधर भी कंट्रोल कर लेंगे और इस साइड का एरिया भी कंट्रोल कर लेंगे। इसीलिए वो कूटनीतिक नीति के तहत लाहौर को राजधानी बनाता है ना। उसका कुछ ऐसा दूरदृष्टि था कि आगे क्या होगा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं। तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि मध्य एशिया से आक्रमणकारी लाहौर क्षेत्र से ही भारतीय क्षेत्र में आते थे। देखे ना, वही चीज़ बोले थे ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखा भी है। अतः उसने लाहौर क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब आगे पॉइंट। उसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। देखिए, पदवी धारण नहीं किया, सुल्तान का पोस्ट उसने नहीं लिया, बल्कि बिना पदवी धारण किए ही 4 सालों तक शासन किया। 4 सालों तक शासन किया बिना पदवी लिए ही, मतलब सुल्तान का पदवी धारण नहीं किया और वो बस वो काम करते रहे एज प्रशासक ओनली, लेकिन सुल्तान का पोस्ट नहीं लिया, वो पदवी धारण नहीं किया। तो इसका भी ज्वलंत एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली का जो सीएम है श्रीमान केजरीवाल जी, तो वो छोड़ दिए हैं, तो उसके बगल में जो उनके योग्य कैबिनेट मिनिस्टर हैं अतिशी सिंह, तो वो सीएम के चेयर में नहीं बैठना चाह रही है, वो उसके बगल के चेयर में बैठना चाह रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो रिस्पेक्ट के तहत ऐसा कर रही है। तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी अतिशी जी जैसा ही, एक कैबिनेट जो मंत्री उनके जैसा ही, वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का स्थान नहीं लेना चाहे और उसके बगल में ही रह के काम करना चाहे। यह एक ईमानदार व्यक्ति लोग ही कर सकता है ना, जो अपना वर्क और काम से प्यार करता है, नहीं कि सत्ता का लोभी लोग ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह से अतिशी सिंह बहुत ही अच्छी मंत्री हैं और अभी वो दिल्ली को चला भी रही हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अतिशी सिंह जी बहुत तेज तरार मंत्री भी हैं। अब आगे देखते हैं। नहीं था जी, हाँ। इल्तुतमिश पहला दिल्ली साम्राज्य का शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की। देख रहे हैं, अब ऐबक तो नहीं लिया, ऐबक तो सुल्तान की पदवी नहीं लिया, लेकिन इल्तुतमिश था जो आके वो सुल्तान का पदवी ले लेता है। समझ रहे हैं? पहला कोई दिल्ली सल्तनत का कोई राजा जो सुल्तान का पदवी लिया वो कौन था? इल्तुतमिश था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। पहला शासक जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान का पदवी लिया वो कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन को उसके गुण के कारण कुछ कुछ बोला जाता है, जैसे कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नाम बोला जाता है, या फिर उसको कुछ ऐसा बोला जाता है जैसे लाख बख्श बोला जाता है। लाख बख्श क्यों बोला जाता है? वो लाखों का दान करता था। क्या करता था? लाखों का दान करता था। उसको पील बख्श भी कहा जाता था। देखिए, पील बख्श भी, लाख बख्श भी और पील बख्श भी। पील बख्श क्यों कहा जाता था? हाथियों का दान देता था, हाथी का दान करता था। लाख बख्श लाखों का दान करता था। उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान हसन निजामी, देखिए उसका दरबार में हसन निजामी और फर्रुखसियर रहते थे, है ना, उसको संरक्षण दिया था वो। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक निर्माता भी था। क्या था? वो निर्माता भी था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, कुतुब मीनार का काम प्रारंभ किया। और वो किसके नाम पे प्रारंभ किया? एक सूफी संत थे, एक सूफी संत, उसका नाम क्या था?
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके ना, ऐसा नाम था। लेकिन ये कुतुब मीनार का निर्माण तो प्रारंभ किया, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 4 साल तक काम किया और उसका तो डेथ हो जाता है, चौगान खेलते हुए घोड़ा से गिर जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं कर पाया। लेकिन इसको पूरा करवाया कौन था? इल्तुतमिश करवाया था। अब आगे देखते हैं। इसने भारत का प्रथम मस्जिद दिल्ली में, इसने भारत का प्रथम मस्जिद, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी VVI कर देते हैं। इसने भारत का प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि राजपूत राजा पृथ्वीराज तीसरा या पृथ्वीराज चौहान के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। क्या है? जो किला है ना राय पिथौरागढ़, किसका? पृथ्वीराज चौहान का, उसी का स्थान पर निर्मित है। कौन? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद निर्मित है ना। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी बोला जाता है, या तृतीय भी बोला जाता है, या फिर पृथ्वीराज चौहान भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर और एक निर्माण करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या करता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? एक मस्जिद था, जिसको कहाँ बनाया था? अजमेर में विग्रह राज विसल देव चौथा के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान में बनाया था। कौन राजा का महाविद्यालय था? विग्रह राज विशलदेव चतुर्थ। ओके ना, उसके स्थान पे बनाया था, जो कि संस्कृत महाविद्यालय था, उसी के स्थान पे वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, बोले थे मृत्यु हुआ था लाहौर में। अब इसका समाप्ति का टाइम आ गया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेल रहा था, लाहौर अपना राजधानी में ही चौगान खेल रहा था, जो कि आधुनिक पोलो जैसा है, खेल रहा था। तो दौड़ते हुए घोड़ा से गिर गया और उसका मृत्यु होगा, काफ़ी उसको चोट लगा होगा, तो इसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाता है और उसका डेथ हो जाता है। इंजरी हुआ होगा, हेड इंजरी, गंभीर इंजरी, है ना। अब आगे देखते हैं, जिसके चलते उसका कार्यकाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में उसका मकबरा। ये भी पूछ सकता है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है, ये भी देख लीजिए। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट राजा आने वाला है आराम सा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच एक अयोग्य राजा आता है, लेकिन वो राजा का बेटा रहता है, जिसके कारण उसको सत्ता हासिल होता है, लेकिन उसमें योग्यता नहीं रहेगा तो थोड़ी ना वो हमेशा राजा रह पाएगा। इसीलिए तो बोला जाता है राजा का बेटा हमेशा राजा बनने की ज़रूरी है, अगर उसमें क्वालिटी नहीं रहेगा तो वही चीज़ तो हुआ जी। देखिए ना, आराम सा राजा का बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इसमें अयोग्यता था और आराम तलबी था, एक तरह से बोलिए तो कामचोर था, तो बस उसको हटा दिया गया। इसको शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसको मार डालता है और उसके जगह पे अपने को राजा घोषित कर देता है। तो आगे देखते क्या होता है आराम सा। 1210 से ईस्वी, बस यहीं तक, उससे आगे वो काम ही नहीं किया। 1 ही साल में इसका काम तमाम हो गया और इसके बाद इल्तुतमिश राजा आता है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, यहीं तक है तो समझा देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का अचानक मृत्यु के बाद जो तुर्क सरदार लोग था ना, उन ऐबक का जो बेटा था आराम शाह, उसको लाहौर का राजा घोषित कर देता है। कब? 1210 ईस्वी में। अब लाहौर का राजा घोषित इसलिए करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको राजधानी बनाया था, तो इसलिए वहाँ का राजा घोषित कर देता है। ठीक है। अब आगे आराम शाह एक अयोग्य, देखिए देख रहे ना, अयोग्य, अनुभवहीन और आराम तलबी व्यक्ति था। हमको जानते हैं आराम तलबी व्यक्ति एकदम पसंद नहीं, एकदम भी पसंद, ऐसा लोग कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता, आराम तलबी सोए रहेगा। इसीलिए आराम तलबी नहीं होना चाहिए, समझे। जितना हो सके अपने को एक्टिव रखना चाहिए। मेरी बातों को समझिएगा मेरे दोस्तों, क्या कि आप लोग को बीच बीच में हम मोटिवेट भी करेंगे, क्या कि बिना मोटिवेट को तो क्लास चलेगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं, तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। क्या विरोध किया? कहे ने विरोध करेगा, जब भी अयोग्य रहेगा, अनुभवहीन रहेगा, राम तलबी रहेगा,
तो जो ऑफिसर लोग रहेगा वो लोग करेगा ही ना। तो इसी तुर्क सरदार लोग उसका विरोध करता है। और बदायूं का जो गवर्नर था इल्तुतमिश, जो ज़्यादा योग्य था, उसको लोग इनवाइट करता है, निमंत्रण देता है कि आइए आइए राजा बनिए, आइए आइए राजा बनिए। कहाँ बुलाता है? दिल्ली बुलाता है, दिल्ली में बुलाता है उसको। ठीक है। तो इल्तुतमिश तो बहुत अच्छा मौका था उसके लिए राजा बनने का। तो बस इल्तुतमिश भी आने लगता है राजा बनने के लिए। अब देखिए इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम था और उसका दामाद था। देख रहे हैं, उसका विश्वास पात्र गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। ठीक है। और तो यही नहीं, ऐबक अपनी प्यारी पुत्री का शादी भी कर दिया था इल्तुतमिश से। कितना अच्छा बात बताइए, गवर्नर बना दिया, फिर अपनी बेटी, प्यारी बेटी से शादी भी कर दिया। कितना बड़ी बात है, ऐसा भाग्यशाली लोग को ही मिलता है। अब यहाँ पे हमें एक बात बता देना चाहिए, गुलाम का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि छोटा मोटा काम करने वाला गुलाम, जैसे नौकर उकर टाइप का चीज़ नहीं है। गुलाम मतलब एक ऐसा चीज़ था वहाँ उस समय का कि जो जैसा योग्यता रखता था वैसे इसको वर्क दिया जाता था। मान लीजिए में सेनापति का गुण था तो उसको सेनापति बनाया जाता था, अगर उसमें टीचिंग का क्वालिटी था तो उसको टीचर बनाया जाता था, और अगर उसको प्रधानमंत्री बनने का क्वालिटी तो उसको प्रधानमंत्री बनाया, जैसे बावर्ची बनने का है तो बावर्ची बनाया जाता था, मतलब कुक बनाया जाता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश जो था गुलाम, तो इसका समझ गए गुलाम का क्या कॉन्सेप्ट है उस समय का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई लोग, अब देखते हैं। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंचा, शीघ्र ही वो पहुंचा, और उधर आराम शाह को भी पता चला कि आ रहा है वो, कहाँ? दिल्ली आ रहा है। तो वो भी उधर से लाहौर से आया, इधर से बदायूं से इल्तुतमिश आया, और दोनों के बीच में वॉर हो जाता। देखिए इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध हो जाता। देखिए लिखे हुए हैं, ये हमको याद है इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो युद्ध हो जाता है। युद्ध में क्या होता है? इल्तुतमिश उसको मार डालता है, उसको पराजित कर देता है, और स्वयं सुल्तान बन जाता है। देखिए स्वयं सुल्तान बन बैठता है। तो इस तरह से वही ना कहावत यहाँ पे होता है, साबित होता है, ना रहेगा बांस ना बजेगा बसुरिया। यहाँ पे ये लागू होता है कि नहीं भाई लोग? तो इस तरह से आप आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुल्तान बन गया, इल्तुतमिश बन गया सुल्तान। तो अब देखिए 1210 ईस्वी में एक घटना हुआ था। तो अब नया राजा शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो 1210 ईस्वी में आता है और 1236 ईस्वी तक चलता है। टोटल 36 साल तक वो काम करता है। तो इतना लंबा कार्यकाल करेगा, जिसके चलते इसका वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, वो आगे हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या फिर मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है, इल्तुतमिश को। इसीलिए तो इसको बोले थे, बड़ा ही स्मार्ट आदमी है। अब मैं आगे देखता हूँ, बहुत ही और परिवर्तन करता साम्राज्य चलाने के लिए, जिसके कारण ये सफल भी होता है और काफ़ी साम्राज्य के स्ट्रॉन्ग, मजबूत और एक तरह का दूरदर्शी शासक था ये इल्तुतमिश। राजा लोग को ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। देखिएगा अर्थ जरूर पूछ सकता है, साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, साम्राज्य का स्वामी। अब इल्तुतमिश जो था, देखिए ई करके पॉइंट लिख दिया, मतलब इल्तुतमिश है, तो समझ लीजिएगा इल्तुतमिश पॉइंट इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। क्या था? इल्बरी तुर्क था। इसका पिता का नाम क्या था? इलाम खां था। क्या नाम था? इलाम खां, जो इल्बरी जनजाति का सरदार था। सोच रहे, इसका पापा भी बड़े ही आदमी थे, सरदार था, इल्बरी जनजाति का सरदार था। इसका वंश कौन था? शमसी वंश था। कौन था? शमसी वंश था। अतः इसने कौन सा वंश का स्थापित करेगा? शमसी वंश का ही नींव रखेगा। शमसी वंश का नींव रख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्यापारियों, दासों के, जो व्यापारी लोग होता है, दास लोग का व्यापारी जो होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में खरीदा। बात को समझ रहे हैं? व्यापारी लोग से कौन खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक किसको खरीदा? इल्तुतमिश को खरीदा।
पहले ऐसा रिवाज था कि दास लोग का बिक्री होता था और जो दास अच्छा रहता था उसको खरीद लेता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश को कौन खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक, तब ना उसका दास था, गुलाम था। अब आगे देखें किससे खरीदा था? व्यापारी लोग से। अब जल्द ही ऐबक, अब ऐबक का यह विश्वास पात्र बन गया, जल्द ही ऐबक का विश्वास पात्र बन गया, जिसके कारण इसको इसको कुछ कोई पोस्ट देता है, बहुत अच्छा अच्छा ऑफिसर बनाता। देखिए सरजनदार शाही का पोस्ट दिया। क्या? सरजनदार। देखिए सरजनदार शाही का पोस्ट देता है, जो कौन होता है? बॉडीगार्ड, अंगरक्षक। समझे? अंगरक्षकों का सरदार बनाता है, मतलब कैप्टन बनाता है। जितना भी बॉडीगार्ड रहता है ना, उन लोग को कैप्टन बना देता है। तो एक तरह का बहुत अच्छा पोस्ट देता है। अब और आगे क्या करता है इल्तुतमिश के साथ में, मतलब क्या उसका बिहेव रहता है, क्या उसको पोस्ट देता है? इल्तुतमिश को प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित हो गए, प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित है, प्रशासक गुण भी था उसमें, उससे प्रभावित हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, और तो उसको एक प्रशासनिक पोस्ट दे देता है। कौन सा प्रशासनिक पोस्ट दे देता है? कौन सा पोस्ट रहता है? अमीर शिकार। कौन सा? अमीर शिकार। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रशासनिक पोस्ट उसी को मिलेगा जिसमें क्वालिटी रहेगा, ये बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अमीर शिकार बन जाता है। अब आगे देखते हैं, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया है। 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। 1205 ईस्वी में दास्ता से मुक्त कर दिया और बदायूं का प्रशासक नियुक्त कर दे दिया। देखिए बदायूं का प्रशासक नियुक्त कर दिया, मैप में दिखाया था आप लोगों को, पीछे जाकर देख सकते हैं। और अपनी एक प्यारी पुत्री का इल्तुतमिश से, ये देखिए ई करके ना, इल्तुतमिश से विवाह कर देता। कितना बड़ी बात, ये बात तो पीछे भी बताए थे, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिए। समझ रहे बात को? कितना बड़ी बात है। उसको दास्ता से मुक्त कर दिया, उसको प्रशासक नियुक्त कर दिया, फिर अपनी पुत्री से विवाह कर दिया, प्यारी पुत्री सुंदरी बेटी से। और क्या चाहिए भाई? यही तो चाहिए। का राजा बनने के लिए ही तो क्वालिटी चाहिए, और ये सब चीज़ मिल गया तब क्या, इल्तुतमिश तो ऐसे ही राजा हो गया। और आगे देखते हैं, और एक भी आई आगे देखिए। भारत में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक, बोले थे ना वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को इसलिए कहा जाता था कि इसको ज़्यादा कार्यकाल मिला काम करने का, भगवान भी इसको दिया, गॉड भी इसको दिए काम करने का, 36 साल तक काम किया। जबकि मोहम्मद गोरी को खोखर जनजाति लोग मार डाला था। फिर उसके बाद उसका जो दास आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी घोड़ा से गिर के मर गया था 4 साल बाद। तो वो कहाँ से उतना राज्य स्थापित करने के लिए थोड़ा सा लंबा कार्यकाल चाहिए, तभी ना वो कुछ कुछ कर पाएगा, अमूलचूल परिवर्तन लाएगा, जो कि प्रशासन के लिए ज़रूरी है, राज्य के लिए ज़रूरी है, साम्राज्य के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ अपॉर्चुनिटी किसको मिलता है, वो अवसर किसको मिलता है? वो मिलता है इल्तुतमिश को। अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई से? अब आगे देखते हैं। भारत और ये भी आई है भाई, जो भी इम्पोर्टेंट है वहाँ भी आई लगा दिए। ठीक है, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। वो चीज़ पिछले भी बोले थे, यहाँ पे नोट भी है, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर आगे देखते हैं, इसने कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया और राज्य को सुदृढ़ और स्थिर भी बनाया। कुतुब मीनार का पूरा भी करवाया और राज्य को सुदृढ़ और स्थिर भी कराया। ठीक है, और कुतुब मीनार का और भी एक जन निर्मित कराता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो आगे आप लोगों को बताएंगे। शायद बिजली गिर जाता है तो टूट जाता है, ऊपर का जो छत्ता, जो ऊपर का जो फ्लोर रहता है वो टूट जाता है, तो उसी को फिरोज शाह तुगलक बनाता है। उस चीज़ को हम आगे बता देंगे। ठीक है, आगे जब आएगा ना वो राजा, तो उसको हम अच्छा से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तब आगे देखते हैं। और ये जो कुतुब मीनार ना हमको बहुत पसंद है, एक बार हम गए थे देखने, बहुत अच्छा लगा। पूरा घूम घूम के देखे, और वहीं पे एक विदेशी कपल लोग आया था, बहुत ही सुंदर था वो लोग। तो हम बोले कि क्या आप लोग फ़ोटो खिंचाएगा मेरे साथ? तो वो बोले वाई नॉट। तो फिर हम बस खिंचा लिए, उसका पति भी बहुत प्यारे थे, तो खिंचा लिए। उसके बाद हम लोग को थैंक यू बोले, फिर वो लोग को बोले ठीक है बाय बाय। और इस तरह से बहुत अच्छा मेरा एक तरह से मेमोरी रह गया वहाँ का, है ना। और वो फ़ोटो मेरे पास है भी, आप लोग बोलिए तो दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई। कौन सा? एकता प्रथा चलाई। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई, जो भू राजस्व से संबंधित था। समझ रही है?
और इसमें क्या करता है कि जागीर के रूप में जमींदार लोग को भूमि दी जाती, जागीर के रूप में जमींदार लोग को भूमि दी जाती थी। अब जमींदार लोग बदले में टैक्स देता था, क्या देता था? टैक्स देता था। तो जो दिया जाता था उस भूमि, उसको इक्ता बोला जाता था, और जो भूमि लेता था उसको इक्तादार बोला जाता था, इक्तादार बोला जाता था। ठीक है, जो भूमि लेता था उसको इक्तादार बोला जाता था। अब आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने 40, ये बहुत ही डेंजर है, इसी से तो सत्ता को परिवर्तन कर देता है, यही वाला पॉइंट, इसको भी VVI कर देते हैं, यही भी इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश ने पॉइंट मतलब इल्तुतमिश ने 40 योग्य सरदारों का एक दल बनाया, जिसको कि दल चहलगामी बोला जाता है, दल चहलगामी का गठन किया। अब आगे देखते हैं, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, ख़त्म है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कह कि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समझाना पड़ता है ना। अब देखिए किया, वही वाला दल का निर्माण किया। अब ये दल सैन्य रूप से बहुत अधिक मजबूत थे, बहुत ज़्यादा मजबूत थे, ताकतवर थे। इन्हीं के दम पे इल्तुतमिश ने सत्ता को मजबूत किया। देखिए सत्ता को मजबूत किया। और क्या करता है, ऐबक और आराम शाह का जो समर्थन करने वाले अमीर लोग थे ना, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है, पूरी तरह से खात्मा कर देता है, और सत्ता पे पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, और मजबूत शासन का नींव रख देता है, मजबूत शासन का नींव रख देता है। ठीक है, ऐसा ऐसा काम करता है। अब देखिए इल्तुतमिश ने, अब कोई सिक्का भी चला है, VVI का कि आता है, क्वेश्चन आता है, एकदम आता है। देखिए इल्तुतमिश ने कोई सिक्का चलाया, जैसे चांदी का चलाया, वो चांदी का क्या चलाया? टका। देखिए ये पूछेगा, टका कौन चीज़ था जो इल्तुतमिश ने चलाया, जो सिक्का और टका कौन चीज़ मेटल का था? तो वो कौन मेटल था जी? चांदी था। ठीक है, उसके अलावा एक तांबा का भी चलाया, जिसको कि जीतल बोला जाता था, जीतल, तांबे का जीतल। तो देख रहे दो सिक्का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। टक्का चांदी से बना था, जीतल तांबा से बना था। अब जीतल हम जब भी पढ़ते तो मेरी एक क्लासमेट थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरार, उससे मेरा हमेशा कंपटीशन चलते रहता था स्टडी को लेके। वो लोरेटो की स्टूडेंट थी, बहुत तेज़ तरार। हम लोग जब MPhil कर रहे थे, जियोलॉजी सब्जेक्ट से MPhil कर रहे थे, तो उसमें शीतल थी लोरेटो की। तो हम लोग में हमेशा टक्कर होता था कि कौन ज़्यादा नंबर लाएगा। लेकिन वो उस समय के बाद जब क्लास ख़त्म हो, उसके बाद से अभी तक नहीं मिले हैं, ना जाने अभी कहाँ होगी, हमको नहीं पता। लेकिन जैसे ही मेरा को मैरिज होगा किसी के साथ भी, जिससे मेरा अरेंज मैरिज होगा मेरा, तो हम उसको ज़रूर निमंत्रण देंगे, मेरी शीतल दोस्त को खोज के, उसका घर खोज ही लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। उसके पापा से जाके बोलेंगे प्लीज़ आप लोग सब आइएगा। ठीक है, मेरी प्यारी दोस्त है शीतल, अगर ये वीडियो देख रही दोस्त, देख लो। ठीक है, हम आपका बहुत अच्छा दोस्त हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे अच्छे मित्र, एक प्रशासक की तरह। आप भी कुछ बनिए बड़ा, हम भी कुछ बने, भगवान करे, भगवान जो दे हम लोगों को। ओके ना, कोई भी बड़ा बात नहीं कर रहे हैं, जो भगवान देंगे वही करेंगे। अब आगे देखते हैं, दिल्ली में टकसाला स्थापित किया। क्या? दिल्ली में टकसाला स्थापित किया। वो टकों पर टकसाला का नाम भी लिखने की परंपरा का शुरुआत किया। टकों पर नाम भी लिखना शुरुआत किया। कौन किया? इल्तुतमिश किया। कौन किया? इल्तुतमिश किया। अब ग्वालियर विजय के बाद, अब देखिए अपनी बेटी को भी बहुत इज्जत दिया, ये मतलब लड़की बच्ची जो थी उसको भी बड़ी इज्जत दिया। ग्वालियर विजय किया तो सिक्कों पे रजिया का नाम लिखवा दिया। बताइए तो कितनी बड़ी बात है। सिक्कों पर उसने फिर शिव की नंदी को, जो कि ओक्स है, उसका भी, और चौहान के घुड़सवारों को भी अंकित किया। देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं, वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और स्वतंत्र सल्तनत का स्थापना किया। ये तो आप लोग बोल ही चुके थे। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ओके भाई लोग, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता सुल्तान की प्राप्त की। मतलब देखिए, खलीफा से मान्यता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी था, तभी जाके उसको मुस्लिम माना जाता था। और मुस्लिम भाई लोग, उस लोग के जो भी थे साम्राज्य के लोग सपोर्ट करते बढ़िया से, इसलिए खलीफा से लोग को मान्यता लेना बहुत ज़रूरी था। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और खलीफा का क्या नाम था? अल मुंतसिर बिल्लाह। क्या? अल मुंतसिर बिल्लाह था। अब आगे देखते हैं, भी आई है। 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल सेना,
मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मांगबिरनी का पीछा करते हुए मंगोल सेना पीछा करते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा था, दिल्ली के सीमा तक आ पहुंचा था। सोच रहे हैं, ये जो मंगोल सेना था बहुत खतरनाक था, जहां भी जाता था हमला करके सबको मार डालता था, तो बहुत ही खूनी सेना था। तो ख्वारिज्म का राजकुमार का पीछा करते हुए दिल्ली की सीमा तक आ पहुंचा, लेकिन उसको इल्तुतमिश मदद नहीं करता, बड़ा ही एकदम कूटनीतिक तरीके से उसका मदद नहीं करता, चतुराई से मांगबिरनी को शरण नहीं देता है और अपने नवोदित राज्य जो दिल्ली साम्राज्य बनाया था उसको नया आया था, तो उसको बचा लेता है, मंगोलों का आक्रमण से वो बचा लेता है। बात को समझ रहे हैं, कितना साल हो गए किया इल्तुतमिश का, समझ रहे हैं। देखिए 1221 मतलब वो 1210 में स्थापित हुआ था और 1221 मतलब जमा जमी 10 साल लगभग। तो 10 साल में ही वो क्या किया होगा, इसीलिए वो उसको मदद नहीं करता, उसको जाने देता, इस तरह से अपना राज्य को मंगोल का आक्रमण से बचा लेता है। अब आगे देखते हैं BBI इल्तुतमिश को भारत का गुम्बद का निर्माता बोला जाता था। क्या बोला था? गुम्बद का निर्माता बोला जाता था। इसको आपको समझाने के लिए हम एक चित्र का ड्रॉ किए हैं, मतलब देख रहे हैं। देखिए गुम्बद क्या को बोलते हैं। देखिए इल्तुतमिश भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ ये गुम्बद, ओके ना। इसका निर्माण एक बार और बोल देते, ठीक है। इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है, ठीक है। बात समझ गए होंगे, इसी को समझाने के लिए हम आप लोग के लिए बनाए कि गुम्बद क्या होता है। वो लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए देखिए ये होता है मस्जिद, ये होता है मस्जिद, इसका हम नाम रखें पाक, मस्जिद पाक या मस्जिद पाक, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो उसी के ऊपर जो ये इस टाइप का रहता है उसी को गुम्बद बोला जाता है, और ये अधिकतर ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक चांद भी रहता है, वो लोग का बहुत अच्छा सिंबल है, वो लोग मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ईद त्यौहार में हम हमेशा देखते हैं, मेरे घर के पास ये गुम्बद है, अगर अभी हम खड़ा होकर देखेंगे तो गुम्बद दिखाई देगा हमको ग्रीन कलर का सुंदर सा। तो ये चांद नज़र आ गया। एक त्यौहार आता है ईद, बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत मस्त त्यौहार है, उसी में ये चांद नज़र आता है, तो उसमें एक गाना चलता है, चांद नज़र आ गया अल्लाह ही अल्लाह छा गया, सेवई खाने मिलेगा, चांद नज़र आ गया। बहुत अच्छा त्यौहार, सारे मुस्लिम भाई लोग वाइट ड्रेस पहन के, टोपी पहन के, लगता है प्रोफेट मोहम्मद का वो लोग दूत हैं। बहुत अच्छा त्यौहार, बहुत अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से देख लिए ना क्या है, हम आगे हटाते हैं। अब देखो, उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने बड़े और योग्य पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र का निर्माण करवाया। समझ, सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनवाया जो अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद के कब्र में बनवाया। देखिए इसका जो बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद बहुत योग्य था, लेकिन उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसको बहुत दुख लगता है, समझ रहे। यही राजा बनता उसके बाद, इल्तुतमिश के बाद, लेकिन इसका मृत्यु हो जाता है, तो उसी का याद में वो सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा बनाता है जो कि उसका बेटा के कब्र में था, है ना। और ये देखिए भारत का प्रथम मकबरा है, देखिए भारत का प्रथम मकबरा है। जैसे कि जो ताजमहल आप लोग देखते हैं ना, वो भी मकबरा है। जो भी कब्र में बना रहता है उसको मकबरा बोलते हैं। तो वहाँ भी तो राजा रानी दफन है, इसीलिए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, इसीलिए उसको मकबरा बोला जाता है, ठीक है। तो ताजमहल एक मकबरा है, लेकिन बहुत सुंदर है, दुनिया का अजूबा है वो। हम गए हैं देखने, बहुत अच्छा है, आप लोग भी जाइएगा। मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा मुइजी अपने पुत्र की स्मृति नासरी मदरसा में बनवाया। देखिए इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छा समझा देते हैं, थोड़ा सा जटिल है। मोहम्मद गोरी के याद में वो मदरसा मुइजी बनाया, समझ रहे। मोहम्मद गोरी की स्मृति में क्या बनाया, मदरसा मुइजी, और अपने पुत्र की स्मृति में वो क्या बनाया, नासिर मदरसा बनवाया। देखिए मोहम्मद गोरी का एक नाम मुइजुद्दीन भी था। देखिए एकदम शुरुआत में ही हम उस चीज़ को लिखे हुए हैं, जल्दी से रुकिए हल्का से बता देते हैं। देखिए मुइजुद्दीन मोहम्मद, तो इसी से नाम से मिलता हुआ उसका मकबरा है। देखिए मदरसा मुइजी, तो आप लोग समझ जाइएगा मोहम्मद गोरी का है। और इसका पुत्र जो था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके नाम से भी एक मदरसा नासरी मदरसा, तो समझ जाइएगा इसका पुत्र का है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं।
पढ़ लीजिएगा भाई पोज करके, कोई झंझट का बात नहीं है, ठीक है। उज्जैन महाकाल मंदिर को भी ये ध्वस्त किया, कौन? इल्तुतमिश किए थे। अब अगला पॉइंट, इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाले लाल वस्त्र धारण करते थे, है ना, और ये बहुत ही न्यायप्रिय शासक था, ओके ना। और एक इब्न बतूता एक विद्वान थे, उनके अनुसार वो अपने महल के बाहर संगमरमर का 2 शेर की मूर्तियाँ लगाया था और उसके गले में घंटियाँ लगा दिया था, घंटियाँ। तो जो भी न्याय चाहता था उसको बजाता था टंग टंग टंग, और बोलता था हम लोग को न्याय दीजिए। तो न्यायप्रिय राजा इल्तुतमिश लोग को न्याय करता था। अब आगे देखते हैं, इसके काल में सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण उस समय के समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजराते दिल्ली बोले जाता है, हजराते दिल्ली, इसलिए कि उसमें सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा थी। अब इसका मृत्यु का टाइम आ जाता है, किसका? इल्तुतमिश को 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। बस समाप्त हो गया, बस 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 समाप्त हो गया। अब 4 क्वेश्चन हैं, इसको जो जो पढ़ाए हैं वही वही हैं, पढ़ के काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो आप लोग इसको जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। जल्दी करते हैं। अब हम अपना प्यारा पेंसिल का यूज करते हैं, अपना पेन को अब छोड़ देते हैं, प्यारा पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं, ये प्यारा पेंसिल है, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। एबक का क्या अर्थ होता है, ठीक है। ए है चंद्रमा का देवता, बी है सूर्य का देवता, सी है वरुण का देवता, डी है पृथ्वी का देवता। चलिए काउंट करें 1 2 3 4 5, बता दिए। चलिए हम बता देते हैं क्या होता है। एबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा बाजार से खरीदा था? कौन सा बाजार से खरीदा था जी? ए है जयपुर का बाजार, बी है एसपुर का बाजार, सी है ढोलकपुर का बाजार, डी है नैसपुर का बाजार, और ई है सतरंजी का बाजार। बताइए ज़रा सा, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5, तो हम बता देते हैं ये नैसपुर का बाजार से खरीदा था। कहाँ से? नैसपुर के बाजार से खरीदा था। अब थर्ड क्वेश्चन, आराम शाह को 1210 ईस्वी में कहाँ का राजा या सुल्तान घोषित करता है? कौन करता है? अमीर लोग करता है। कहाँ करता है? 1210 में कहाँ करता है? चलिए ऑप्शन ए मुल्तान का सुल्तान, लाहौर का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान, और बी बदायूं का सुल्तान। चलिए बताइए, जल्दी 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 बताइए। 1 2 3 4 5 हम बता देते हैं, ठीक है भाई लोग, लाहौर का सुल्तान। अब चौथा लास्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्कों का क्या नाम से शुरुआत किया था? क्या नाम से शुरुआत किया था चांदी का सिक्का? चलिए याद करिए। जीतल बोला था, मीतल बोला था, टका बोला था कि मक्का बोला था? चलिए बोलिए। ABCD में है, ए है जीतल, बी है मीतल, सी है टक्का, डी है मक्का। चलिए बोलिए। 1 2 3 4 5, चलिए हम बता देते हैं टक्का। अब इस चीज़ को हम निश्चित करने के लिए एक बार पीछे भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का को टका बोला था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर कभी भी इस टाइप का होता है तो एक बार देख लीजिएगा, तो ज़िंदगी भर वो आप लोग का माइंड में छप जाएगा। तो ऐसा देखना ज़रूरी रहता है, ठीक है। टका बोला था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो भाई लोग। तो और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद, ज्ञान से भरा हुआ। आप लोग हमको कोऑपरेट करिएगा, साथ दीजिएगा, अपने प्यारे भाई को, अपने प्यारे दोस्त को, और क्या बोलेंगे, बस आप लोग अच्छा चाहते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, ओके ना। और पसंद आता है मेरा टीचिंग स्टाइल तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तब हम आप लोग से अनुमति लेते हैं जाने का, और एक जल्दी से जल्दी नया वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है भाई लोग, बाय बाय भाई लोग, बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।